हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है सेल से संबंधित कुछ पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था, यानी कि साइटोलॉजी का हमारा पहला लेक्चर था। ठीक है, हमने उसमें जो है डिस्कवरी ऑफ द सेल और जो भी प्रिंसिपल्स थे उन सारी चीज़ों को और काफ़ी डिटेल फॉर्म में हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में जो है ये हमारा लेक्चर सेकंड है साइटोलॉजी का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो है कंपोनेंट ऑफ द सेल के बारे में। काफ़ी डिटेल फॉर्म में इसको हम डिस्कस करेंगे। उन हर एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आप जुडिशरी बिहार का प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें एक सब्जेक्ट जो है आपका साइंस का जो है पूरा मेंस में एक पेपर है, और साथ ही साथ जो है यदि उसमें प्री की बात करें तो प्री में भी साइंस के 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी चीज़ का जहाँ पे साइंस जो है सिलेबस में है, उन सारे पॉइंट्स में जो आपका बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेल। जैसा कि हम पढ़ लिए थे सेल क्या है। सेल जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक छोटा सा पार्ट है किसी बॉडी का। ठीक है, तो उसी तरह से अब सेल के जितनी भी यानी सेल जो है किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करें, यानी कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के घटक यानी कोशिका के घटक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम एक शब्दों में कहें तो हम लोग सेल के संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सेल होता है, जो सेल है यानी कि कोशिका, ठीक है, ये कोशिका का जो कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब कोशिका जिस कंपोनेंट से मिल करके बना होता है, जिन घटकों से, उसे कहते हैं हम, उसे कहते हैं सेल ऑर्गेनले, जिसे हम हिंदी में कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कोशिकांग कहते हैं। इसका मतलब कोशिका का अंग, कोशिका का अंग कोशिकांग हुआ। अब कोशिका का अंग मतलब वो सेल के कौन से पार्ट हैं, बात करें सेल के पार्ट्स को, यानी कि सेल जो है कितने पार्ट्स में मिलके बना है। ठीक है, तो अब जो है जो कोशिका का अंग है, ठीक है, ऑर्गेनले ऑफ द सेल, बेसिकली वो 3 पार्ट्स में उसके कंपोनेंट डिवाइड हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम उसको भी देखते हैं। पहला जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जिसको कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जिसको हम कोशिका द्रव्य हिंदी में कहते हैं। और तीसरा जो है न्यूक्लियस है, जिसको हम नाभिक कहते हैं। हर एक पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये कोशिका झिल्ली क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या है, इसको भी हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप पूरे वीडियोस को देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट समझिएगा कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। एक चीज़ पॉइंट से यहाँ समझिएगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी कि अगर हम हिंदी में यहाँ लिख दें कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक या नाभिक, नाभिक। ठीक है, कोशिका द्रव्य प्लस नाभिक कह सकते हैं या केंद्रक भी कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, केंद्रक। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम कहेंगे जीव द्रव्य। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या मिलकर के बनाते हैं, तो वो बनाता है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक जब मिल जाएंगे तो उसे कहेंगे हम कि वो जीव द्रव्य बनाता है। अब हम एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जब हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे तो न्यूक्लियस के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, यानी कि सब पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो है हम ये पढ़े हैं कोश कंपोनेंट ऑफ द सेल, जिस जो कंपोनेंट होता है उसको सेल ऑर्गेनले कहते हैं। वो जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है,
आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब जो है सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हम देखते हैं क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करने से पहले जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हम दो सेल स्ट्रक्चर को हम दिखा रहे हैं। पहला जो है देख सकते हैं, ये जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, पूरे सेल का स्ट्रक्चर, इसमें सारी चीज़ जो आपको मिल रहे हैं, सारे हर एक पॉइंट्स इसमें है। चाहे अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसके बाद राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, सारी चीज़ हर एक पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये रहा जो प्लांट सेल है उसका सेल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसमें भी प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, दोनों में बहुत सारे जो है मतलब सिमिलरिटीज़ डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल में जो है प्लास्टिड पाया जाता है जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ सिमिलरिटी और इसके इनमें क्या अंतर है वो आगे के वीडियोज़ में हम डिस्कस कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम स्टडी करते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हम देख लेते हैं। तो ये होता है कि प्रत्येक यानी कि हर एक जो सेल होता है, सेल के चारों तरफ जो एक पतली सी जो है झिल्ली टाइप में रहती है, एक झिल्ली रहती है, उसे ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो क्या होता है, वो बहुत ही जो सेल मेम्ब्रेन होता है बहुत ही सॉफ्टी होता है, यानी कि मुलायम होता है, ठीक है। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, कैसा होता है, मुलायम होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या होता है, फ्लैक्सिबल होता है। ये चीज़ समझिएगा, फ्लैक्सिबल यानी कि लचीला होता है, ठीक है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सेल के आउटर साइड में एक मेम्ब्रेन होती है पतली सी, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। वो कैसा होता है, वो मुलायम और लचीला यानी कि सॉफ्ट और फ्लैक्सिबल होता है। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। एक फिगर हम बनाते हैं, सेल मान लेते हैं, ये सेल का हम फिगर बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो है हम सेल का दिखा रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से अगर हम ऐसे डॉट 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 कर लें और इधर जो है अगर हम इस तरह से बनाएं, इसे कहेंगे हम सेल वॉल, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। ये कोशिका भित्ति हो जाएगी और ये जो अंदर की तरफ है ये ही जो है आपका सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन कहाँ है। उसके बाद जो है सेल वॉल है, ठीक है। तो ये चीज़, अब सबसे पहले बात ये है कि आखिर में सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कौन की, ठीक है, किसके द्वारा जो है सेल मेम्ब्रेन की खोज किया गया। तो ये एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, सर्वप्रथम जो है सबसे पहले आरबीसी में आरबीसी क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब सबसे पहले जो है आरबीसी में एक साइंटिस्ट थे क्रैमर, ठीक है, क्रैमर नामक साइंटिस्ट ने जो है, क्रैमर जो है इसकी डिस्कवरी की। यानी कि सबसे पहले आरबीसी में जो है उन्होंने जो है देखा कि सेल मेम्ब्रेन होता है। अब चूंकि सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट होता है, फ्लैक्सिबल होता है, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखा दिया कि सेल वॉल कहाँ है और सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको दिमाग में जो है अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। उसके बाद जो है एक चीज़ और समझते हैं, इसे जो है इसको जो है एक और नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन को जो है हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो जो है सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये जो है, जो हमारा ये कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, उसे किस नाम से जानते हैं, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है ये चीज़ समझिए। अर्धपारगम्य झिल्ली एक बहुत ही पतली एक मेम्ब्रेन है
जिसके थ्रू जो है काफ़ी जो कम साइज वाले, कम माइक्रोन वाले जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो पास ऑन उससे कर सकते हैं, यानी कि इस साइड से इस साइड जा सकते हैं। जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं वो जो है आर पार उसके नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ समझिए सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसे जो है एक और नाम से जानते हैं, सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन, चयनात्मक झिल्ली इसको कहते हैं। तो ये चीज़ समझिए, यहाँ पे बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहला ये है कि सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कौन किया। तो सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी जो है क्रैमर नामक साइंटिस्ट ने आरबीसी से जो उसकी डिस्कवरी किया। पहला पॉइंट से हो गया। दूसरा पॉइंट से है सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से हम लोग जानते हैं, और सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन यानी चयनात्मक झिल्ली के भी नाम से जानते हैं। और ये किससे बना होता है, ये जो है अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। तो इतना जो है आपको ये चीज़ें पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। उसके बाद जो है एक चीज़ और समझिए कि इसकी थिकनेस क्या होती है। जो यहाँ पे हम बनाए हैं सेमी प्रिमेबल ये सेल मेम्ब्रेन का, अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, कई बार एग्जाम इसकी थिकनेस की भी जिक्र कर लेता है। तो थिकनेस जो है यानी कि इसकी जो मोटाई है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। कितना? 75 एंगस्ट्रॉम। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी कि उसकी जो थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉम या 7.5 नैनोमीटर से ले करके या 0.07 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखिए। तो इतने सारे जो है पॉइंट्स जो है ये सेल मेम्ब्रेन से। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इसके अंतर्गत जो है ये सेल वॉल, जिसको कोशिका भित्ति के नाम से हम जानते हैं, उसको देखेंगे कि ये क्या होता है। क्योंकि जो सेल होता है उसके सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है उसे सेल वॉल कहते हैं। इसे जो है प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये जो है सेल को सुरक्षा करने का काम देता है। ये जो है एक चीज़ ध्यान से देखिए, जो ये चीज़ पॉइंट हम लिख रहे हैं सेल वॉल, वो कहाँ पे बेसिकली पाया जाता है, केवल और केवल जो है ये प्लांट सेल में पाया जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लें कि आखिर में ये होता क्या है। ये जो आउटर कवरिंग ऑफ सेल, यानी कि आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, यानी सेल का जो है ये बाहरी क्या है, आवरण है। ये बाहरी आवरण है सेल का, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद जो है ये केवल और केवल जो है प्लांट सेल में पाए जाते हैं, यानी कि ये जो है पादप कोशिका में, ये पादप कोशिका में इसकी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ समझिए। और सेल के सबसे बाहरी जो परत होती है उसी को क्या कहते हैं हम, सेल वॉल कहते हैं। इसे जो है प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं। अब रही बात प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, चूँकि इसलिए क्योंकि ये सबसे बाहर, और ये जो है डेड पार्ट में होता है, यानी कि ये जो मृत अवस्था में होता है। और ये क्या करता है, अंदर की जो सेल के जितने भी पार्ट्स है उसको प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। तो यानी कि उसको जो, इसी के वजह से जो ये इसको जो है प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक और चीज़ समझते हैं कि आखिर में ये किससे बना है। ये जो है किससे बना है, जो सेल वॉल है, तो याद रखिएगा वो जो है सेल्यूलोज से मिल करके बना होता है। ये सारे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है ये समझिए। उसे ये क्या होता है, ये आउटर पार्ट होता है सेल का। किससे, ये पॉइंट्स पूछ सकते हैं आपको कि ये जो है क्या एनिमल सेल में पाए जाते हैं या दोनों में पाए जाते हैं या केवल एक में प्लांट सेल में। याद रखिएगा ये केवल जो है प्लांट सेल में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, इसे जो है प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, भी कहते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये किससे मिलके बना है, तो सेल्यूलोज से मिलकर के बना। अब सेल्यूलोज क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये आखिर में सेल्यूलोज होता क्या है। तो सेल्यूलोज में जो है ये समझिए कि सेल्यूलोज जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और ये जो है हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट, ये क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। ये चीज़ समझिए, ये क्या होता है, किससे मन के सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें ये जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, यानी सबसे कठोरतम भाग जो है पौधे का होता है। और तीसरा पॉइंट ये समझिएगा कि ये जो है डेड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, डेड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, यानी कि पौधे का मृत भाग होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो प्लांट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, प्लांट का सबसे हार्ड पार्ट होता है, और ये जो है पौधे का डेड पार्ट होता है। और ये जो है सेल के आउटर कवरिंग होता है, यानी कि सेल को प्रोटेक्शन का काम करता है, जिसे प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना सारा पॉइंट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए, सारे पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, वो किससे मिलकर बना है, क्योंकि पार्ट्स तो ये तो इससे मिलकर बना है। तो अगर हम बात करें फंजाई की, ठीक है, तो वो किससे बना, वो काइटिन से मिलकर के बना होता है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। फंजाई जो है किससे मिलकर बना है, काइटिन से मिलकर के बना है। वहीं अगर बात करें इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स भी क्या है, वो भी जो है काइटिन से ही मिलकर के बने हैं। तो याद रखिए, फंजाई काइटिन से मिलकर बना है, इंसेक्ट किससे मिलकर के बने हैं, काइटिन से मिलकर के बने हैं। उसके बाद जो है अगर बात करें एल्गी की, ठीक है, एल्गी, तो ये जो है सेल्यूलोज से मिलकर के बनते हैं, क्योंकि एल्गी भी एक तरह का प्लांट ही होता है, तो इसके वजह से जो ये भी सेल्यूलोज से मिलकर के बने होते हैं। इतनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सेल वाल से जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर पॉइंट्स है वो है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक के बारे में। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है न्यूक्लियस, ये चीज़ समझिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से इसको समझना है। और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं न्यूक्लियस से, वो सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ कि इसकी खोज कौन किया था। ठीक है, यानी कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, जो सेल में न्यूक्लियस है, तो अगर हम बात करें तो इस सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस की खोज कौन किया था। तो न्यूक्लियस की खोज जो है 1831 में जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, इसकी खोज जो है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है खोजा गया था। ये समझिए, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है इसकी खोज जो है 1831 में किया गया था। और ये जो है केंद्रक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल होता है, यानी कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। कोशिका का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, ये चीज समझिए। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है एक जो है कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य के बीच में, कोशिका द्रव्य के क्या है, उसके बीच में एक जो है जेली लाइक जो है जो सब्सटेंस होता है, उसी में जो है ये चीज़ पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियस का नाम हम लोग देते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है, आगे के पॉइंट्स ये हैं इसमें कि ये जो है ये क्या होता है, इसको जो है किस नाम से जानते हैं, ब्रेन या मैनेजर ऑफ द सेल, यानी कि ये जो है न्यूक्लियस जो है मैनेजिंग का काम करता है, इसके वजह से जो है मैनेजर ऑफ द सेल कहते हैं। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका सेल का, इसके वजह से जो है इसको ब्रेन ऑफ द सेल के भी नाम से कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्रेन ऑफ द सेल कौन है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे आपको, वहाँ से बहुत सारे जो पॉइंट्स दे देंगे
ऑप्शन में। और उसके बाद मैनेजर ऑफ द सेल पूछ सकता है कि इसकी डिस्कवरी कौन किया था, ये सबसे सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है सेल का। तो ये सारे पॉइंट जो है ये यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ देखने और एक चीज़ और आपके दिमाग में होना चाहिए, ये जो है चूँकि क्या होता है, ये जो सेल न्यूक्लियस होता है सबसे बड़ा जो है किसमें होता है, लार्जर इन प्लांट्स, ठीक है, यानी कि पौधों में, यानी कि पादप में जो है इसकी साइज बड़ी होती है और स्मॉलर इन एनिमल, ठीक है, यानी कि जानवरों में जो है इसकी साइज छोटी होती है। ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे बड़ी अगर बात करें पौधों में तो केंद्रक पाया जाता है, और ये जो है स्मॉलर होता है एनिमल में। लेकिन अगर सिंपल से पूछे कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है सेल का जो सबसे बड़ा है, तो उसमें आपका ऑप्शन रहेगा तब न्यूक्लियस। लेकिन किस में बड़ा है, तो प्लांट्स में सबसे बड़ा होता है, लेकिन स्मॉल जो है किस में होता है, एनिमल में होता है। ये सारे पॉइंट जो है आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और समझिए, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड जिसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और चूंकि इसकी ये जो है डीएनए और आरएनए से मिलकर के बनता है, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो पॉइंट्स आपके यहाँ पे दिमाग में बनाना चाहिए। उसके बाद जो है इसका स्टडी, अगर बात करें स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस, तो स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस जो है इसका अध्ययन जो है कैरियोलॉजी कहलाता है। ये समझिएगा, कैरियोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, कैरियोलॉजी। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं कैरियोलॉजी, यानी कि साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें जो है हम न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम कैरियोलॉजी कहते हैं। तो ये सारे इतने पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या कोई ऐसा भी पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, या कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको दो चीज़ें समझना जरूरी है, ठीक है। पहला एक चीज़ ये है कि जो वो मैच्योर सेल होते हैं, मैच्योर आरबीसी होते हैं, ठीक है, जो मैमल्स में पाए जाते हैं, मैच्योर आरबीसी, ठीक है, जो मैमल्स में स्तनधारी जो जीव होते हैं उसमें पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो है ये न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता है, यानी कि उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए इसको जो है ब्रेनलेस सेल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है जिसमें ब्रेनलेस सेल, यानी कि इसमें जो है, चूँकि अभी हम जस्ट इसके पहले हम बताएं कि इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं या मैनेजर ऑफ द सेल कहते हैं। और चूँकि जो मैच्योर आरबीसी है मैमल्स के अंतर्गत, वहाँ पे जो है न्यूक्लियस जो है एब्सेंट रहता है, इसके वजह से जो है यहाँ पे ब्रेन नहीं है, यानी कि इसको कहेंगे ब्रेनलेस ऑफ द सेल। ये पॉइंट्स जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ये पहला था इसमें, ठीक है, ये पहला जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दूसरा जो है प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स में जो है दो प्रकार के डक्ट पाए जाते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होते हैं, ठीक है। एक जो है जाइलम होता है और दूसरा जो है फ्लोएम होता है। ये आपको दिमाग में होना चाहिए, जाइलम और फ्लोएम, यानी कि दो प्रकार की पाए जाते हैं, जिसमें जो पहला जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है, जो जाइलम होता है वो वाटर को, यानी कि पानी को पौधों के जो स्टीम होते हैं वहाँ पे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी पौधे के हर भाग में जो है ये जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम जो है ये क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये चीज़ समझिएगा, जो प्लांट्स होते हैं उसमें दो तरह के डक्ट पाए जाते हैं, एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होते हैं, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट्स में, और फ्लोएम का काम होता है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट में। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है जो फ्लोएम वाला पार्ट होता है, ठीक, सॉरी जाइलम वाला जो पार्ट होता है, जाइलम के अंतर्गत जो है सीव सेल पाए जाते हैं, ठीक है। जाइलम के अंतर्गत जो है यहाँ पे ये जो जाइलम है, यहाँ पे जो है किस टाइप के सेल पाए जाते हैं,
सिव सेल पाए जाते हैं, और इसी सिव सेल के अंतर्गत जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये जो है सिव सेल के अंतर्गत जो है क्या होता है, इस सेल में यानी कि जाइलम के अंतर्गत जो है सिव सेल पाए जाते हैं और सिव सेल में न्यूक्लियस नहीं होते। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज ये होता है कि सिव सेल का वर्क क्या है। ठीक है, तो सिव सेल का जो वर्क होता है वो जो है क्या करता है, ग्लूकोज को ट्रांसफर करना होता है। यानी कि ये जब यहाँ पे वाटर जाता है पूरे प्लांट्स में और फ्लोएम के द्वारा फूड जाता है, तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे इसी सेल के माध्यम से जो है पूरे प्लांट्स में जो है ग्लूकोज का ट्रांसफर होता है। सिव सेल ही करता है, लेकिन सिव सेल के पास जो है न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया कि प्लांट्स के सबसे पहला पॉइंट किसके पास सेल नहीं होते हैं, तो मैच्योर आरबीसी में जो मैमल्स के अंतर्गत इसमें नहीं पाया जाता। इसको जो ब्रेनलेस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि ब्रेनलेस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि प्लांट्स में 2 तरह के डक्ट होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन जब दोनों मिलते हैं वहाँ से जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो सिव सेल उसमें जो जाइलम में प्रेजेंट होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो ग्लूकोज होता है इसी सेल के द्वारा जो है सिव सेल के द्वारा जो है पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है, इतने सारे पॉइंट जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे कि आखिर न्यूक्लियस भी बहुत सारे सब पार्ट में डिवाइड है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम जो है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसी में न्यूक्लियस के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उस सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है यहाँ पे ये है न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस का सबसे पहला पार्ट ये है कि वो जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से मिल करके बना होता है। ये याद रखिएगा कि पहला जो इसका पार्ट है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिसको जो है केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको जो है हम कहते हैं केंद्रक द्रव। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, चूंकि ये क्या है, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है एक तरह का जो है लिक्विड होता है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है एक तरह का जेली लाइक जो है लिक्विड होता है। और तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे न्यूक्लियोलस की बात करता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और जो चौथा पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट बात करता है वो है क्रोमैटिन। इसको हिंदी में क्रोमैटिन के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे हो गए। ठीक है, यानी कि पहला क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है इसका पार्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव, और तीसरा जो न्यूक्लियोलस, और चौथा जो है क्रोमैटिन। यानी कि इन 4 चीज़ों से जो है न्यूक्लियस मिल करके बना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर हम इसमें, तो यहाँ पे देख, ये जो क्रोमैटिन है ये तो यहाँ पे कि एक तरह का मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जिससे मिलकर के बना होता है, वो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस को, ये भी ठीक है। और एक तरह का जो जेली लाइक जो लिक्विड होता है जो केंद्रक में पाया जाता है वो होता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन जो है सबसे पहले अगर बात करें तो क्रोमैटिन जो है एक थ्रेड लाइक, चूँकि ये क्रोमैटिन जो है क्रोमैटिन जो है ये कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में होता है। और ये क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी कि ये जो है धागे नुमा जो है संरचना होती है क्रोमैटिन का। ठीक है, धागे नुमा जो है क्या संरचना होती है, इस तरह से जो न्यूक्लियस में होगा तो धागे नुमा इसकी क्या होती है, संरचना होती है। और यही धागे नुमा संरचना जो आगे चल करके न्यूक्लिक एसिड, जिसे जो है न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल आगे चल करके बनाएगा। और उस न्यूक्लिक अम्ल में जो है डीएनए और आरएनए होता है। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी कि क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम में पाया जाता है,
ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागे नुमा संरचना होता है, जो आगे चल करके यही धागे नुमा संरचना जो है न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक अम्ल का फॉर्मेशन करता है और उस न्यूक्लिक एसिड में जो है डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं प्लाज्म में क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या मिलके बना होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये जो है एंजाइम इसके अंतर्गत होते हैं, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, एंजाइम होते हैं। उसके बाद जो इसमें और क्या मिलता है, इसमें जो है और होता है ये क्रोमैटिन इसमें होते हैं। इसी में जो है, इसी में डीएनए और आरएनए होते हैं, डीएनए एंड आरएनए होते हैं। और क्या होता है इसी में जो है आपका यही जो राइबोसोम होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ है, जो यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो जो है किससे मिलकर के बना होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है, तो ये याद रखना लाइपोप्रोटीन, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं लाइपोप्रोटीन से मिल करके जो है ये केंद्रक झिल्ली जो है बना होता है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, अब चूंकि अगर बात करें ये, तो इसका हम स्ट्रक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि आखिर में जो है ये किस तरह से है। अब जो है ये आप देख सकते हैं कि हमने जो है न्यूक्लियस का, हमने जो है पूरे जितने भी उसके पार्ट्स हमने डिस्कस किए, तो उन सारे चीज़ों को हमने जो है यहाँ बना दिया। ये जो है, ये जो यहाँ पे लाइन जा रहा है, ये न्यूक्लियस है पूरा। ठीक है, और यहाँ पे जो इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पे 8 इस तरह से स्ट्रक्चर बना है, ये जो है न्यूक्लियोलस होता है। और इसके सबसे बाहर जो ये देख रहे हैं, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना है, ये जो है न्यूक्लियस। यहाँ पे जो ये जो डॉटेड इस तरह से लाइन दिख रहा है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है, चूँकि ये क्या है, इसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और यहाँ पे जो गोल गोल सा आप देख रहे हैं, इसको जो है न्यूक्लियस के अंतर्गत एक सूक्ष्म केंद्र होता है, पोर होता है, न्यूक्लियस पोर है यहाँ पे। और जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि जेली तरह से एक लिक्विड है देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम न्यूक्लियस प्लाज्म कहते हैं। ये जो है कलरलेस होता है, ये याद रखिएगा, ये जो केंद्रक द्रव होता है वो कलरलेस होता है, जो न्यूक्लियस के अंतर्गत जो है भरा रहता है। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद अब हम देखते हैं न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो क्या होता है उसका डिस्कवरी जो है, न्यूक्लियस, तो पहले ही हम बता दिए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इसके डिस्कवरी किया था। ये चीज़ हम पहले बता दिए। अब न्यूक्लियस से क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है, ये भी हमने डिस्कस किया, न्यूक्लिक एसिड बनता है। अब कौन बताया था कि जो है न्यूक्लिक एसिड के खोजकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा इसके जो खोजकर्ता थे वो जो है फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज किया था। अब फ्रेडरिक मिसर ने किया था। अब चूंकि हम ये भी बताए हैं कि जो ये न्यूक्लिक एसिड है उसमें क्या होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और एक जो है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डीएनए से संबंधित हम चीज़ों को पढ़ेंगे कि डीएनए क्या चीज़ है और किस तरह से। चूँकि डीएनए जो है वो जो आनुवांशिक जो खबर होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, इसके माध्यम से जो हम देखते हैं, यानी कि ये क्या है, डीएनए जो आनुवांशिक लक्षणों को बताता है, ये जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को ये बताता है डीएनए। अब चूँकि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब बात आती है वहाँ पे इसका जो डीएनए का मॉडल होता है वो कैसा होता है, तो डीएनए का मॉडल जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है दो द्विकुंडली संरचना इसकी होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। वहीं जो है अगर इसकी मॉडल की बात करें, यानी कि ये मॉडल कैसा होता है, तो इसकी मॉडल जो है ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। याद रखिए ये सारे पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो डीएनए होता है उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और आरएनए का जो है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है
कि जो यहाँ पे ये डीएनए होता है, इसकी जो मॉडल है वो कौन प्रस्तुत किया था, वो याद रखिएगा, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने जो है इसका जो है मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, वहीं अगर बात करें आरएनए का, तो आरएनए का जो मॉडल है वो फ्रेडरिक मिसर, ठीक है, फ्रेडरिक मिसर ने ही किया था। यानी कि फ्रेडरिक मिसर किसके न्यूक्लिक एसिड के डिस्कवर किए थे, वही जो है फ्रेडरिक मिसर जो है आरएनए का जो है मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है और उससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हमसे पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि डीएनए क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए जो है, सबसे पहले डीएनए को देखेंगे। डीएनए जो है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चूँकि इसमें डी वर्ड जो है या डीऑक्सी लिखा है तो डी का मतलब यहाँ से हम लगाते हैं डिलीट। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन जो है इसमें नहीं होता है। तो ये पॉइंट जो आपको दिमाग में रहना चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में जो है ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दें हम आपको कि ये तो यहाँ पे होगा। अब यहाँ से देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो डीएनए होता है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। चूँकि डीएनए का काम क्या होता है ये भी समझ लीजिए। डीएनए जो है, डीएनए का वर्क क्या है, तो ये जो है ये क्या करता है, डीएनए जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जानकारियाँ होती हैं, जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं, इसमें होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को जो है क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, तो ये चीज़ डीएनए की वजह से होता है। इसका एक स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, ये जो इसका स्ट्रक्चर जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, याद रखिए। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट्स कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये इसका काम क्या होता है कि आनुवांशिक जो पदार्थ होता है ये क्या करता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको क्या करता है, पहुंचाता है, सेंड करता है। इसमें ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये सामने आपका इसका डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए का जो है मॉडल जो है कौन क्या, वाटसन और क्रिक नामक जो है वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो है डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया था, जैसा कि हम अभी डिस्कस किए हैं। और फ्रेडरिक मिसर के द्वारा जो है आरएनए का कॉन्सेप्ट मॉडल दिया गया था। ठीक है, अब देखिए ये था डीएनए स्ट्रक्चर, इसका डीएनए का ये है। इस डीएनए में जो है आप देखे होंगे कि इस तरह से लिखा रहता है A डबल बॉन्ड T, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G। इस तरह से कुछ करके जो है यहाँ पे लिखा रहता है। ऐसे करके पूरे में लिखा रहेगा A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी हम लिख देंगे A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G। इस तरह से जो है यहाँ पे आप देखे होंगे बुक में लिखा होगा। इसका क्या मतलब, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो है ये जितना चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होता है नाइट्रोजनियस कंपाउंड। ठीक है, ये समझिएगा, नाइट्रोजनियस कंपाउंड यानी कि इसे कहते हैं हिंदी में हम क्षार युक्त, नाइट्रोजनियस बेस होता है ये। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार। ठीक है, यानी कि ये जितना है आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त जो है इसे क्षार कहते हैं। यहाँ आप इसको समझिए। और ये जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है ये दो पार्ट्स में टूटता है। बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा, काफ़ी हम डिटेल फॉर्म में इसकी स्टडी करा रहे हैं, यहाँ से आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये दो तरह के नाइट्रोजनियस बेस जो है दो तरह के बेस में टूटा है। जब अभी आप यहाँ जो देख रहे हैं ये जितना पॉइंट्स है यही सेम ही है। ये जो है नाइट्रोजन बेस होता है नाइट्रोजन युक्त। अब चूंकि ये दो टाइप के होते हैं, एक जो है पायरीन होता है और दूसरा पिरिडीन होता है। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक जो है प्यूरीन होता है, प्यूरीन। ठीक है,
इसको हिंदी में भी प्यूरिन कहते हैं। और दूसरा जो है पिराडीन होता है, पिरिडीन, ठीक है। दूसरा जो है पिरिडीन होता है, ठीक है, या इसको जो पिरिमिडीन कहते हैं, इसको जो है पिरिमिडीन भी कहते हैं। तो ये दो तरीके का है, यानी कि जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है, नाइट्रोजनियस बेस है, वो दो तरह का है। एक जो है आपका ये प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडीन। अब प्यूरिन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये चीज़ समझने की बात है। प्यूरिन में दो चीज़ें होती हैं, एक ए होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ए और ये जी, ठीक है। तो प्यूरिन में दो चीज़ें होती हैं, एक ये ए वाला होता है और एक जो है जी होता है। अब ए का नाम क्या है, ठीक है। ए को जो हम कहते हैं एडिनोसिन, और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी है, इसको जो है ग्वानिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एडिनोसिन और इसको कहेंगे हम ग्वानिन, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको, यानी कि अब समझ में आ गया कि ये ए और जी, टी और सी जी क्या क्या है, इसको समझिए। तो यानी कि ये जो नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, दूसरा पिरिडीन या पिरामिडीन जिसको कहते हैं। अब प्यूरिन में दो चीज़ें होती हैं, एक ए और जी यानी कि एडिनोसिन, और दूसरा ग्वानिन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, यहाँ समझने की कोशिश करिए। अब बताइए ए और जी तो हो गया, तो बच्चा क्या सी और टी। तो सी और टी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सी और टी जो है, यहाँ पे तीन होते हैं, सॉरी यहाँ पे जो है तीन होते हैं, यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं। यहाँ पे सी होता है, टी होता है और एक एक्स्ट्रा यू होता है। अभी हम बताएंगे क्या होता है यू, क्या होता है। यू को जो है यूरेसिल भी कहते हैं, यूरेसिल, यू को यूरेसिल कहते हैं। और टी को जो है थाइमिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो है सी, ये जो है थाइमिन है, और ये जो है साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है। आप देख लीजिएगा, सी जो स्टैंड फॉर साइटोसिन, टी थाइमिन, यू यूरेसिल, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि प्यूरिन और पिरिमिडीन या पिरिडीन के फॉर्म में होता है। यहाँ ए और जी होता है, दो होते हैं एडिनोसिन, ग्वानिन। यहाँ पे तीन होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो याद रखिएगा डीएनए में, ठीक है, डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डीएनए में यही चीज़ नहीं होता। आप देखिए यहाँ पे डीएनए का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं, कहीं भी यू आपको नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें होता क्या है। तो इसमें ये होता है ATCG, याद रखिएगा ATCG, इतना जो है होता है, यानी कि जो है एडिनोसिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन जो है डीएनए में पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजनियस बेस ये होते हैं। तो ये पॉइंट जो आपको दिमाग में होना चाहिए कि क्या चीज़ इसमें पाया जाता है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, ये जो निकला हुआ पार्ट है, यानी कि ये आप देख रहे हैं इस तरह से, इसको हम कहते हैं हेलिक्स, ठीक है। यानी कि ये जो निकला हुआ पार्ट यहाँ देख रहे हैं, ये वाला यहाँ पे, इसको जो हेलिक्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ से जो लेंथ इस तरह से करके आ रहा है यहाँ तक, इसकी लेंथ की बात करें, यदि लेंथ ऑफ हेलिक्स की बात करें तो वो क्या होता है, ठीक है। तो हेलिक्स का जो लेंथ होता है, ठीक है, वो जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। याद रखिएगा, ये जो लेंथ होता है हेलिक्स का, सिंगल हेलिक्स का लेंथ जो है 30, यानी दोनों का 34 एंगस्ट्रॉम होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, ठीक है, यानी कि डायमीटर ऑफ टू हेलिक्स जो है 20 एंगस्ट्रॉम, यानी कि यहाँ से इनकी बीच की दूरी जो है डायमीटर ऑफ टू हेलिक्स, ठीक है, ये क्या होगा 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए इन दोनों की बीच की दूरी, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितना है, वो याद रखिएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है, चाहे यदि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की या पीसीएस की, कहीं भी अगर बात करें, ये बहुत ही माइनर चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, नहीं, ये पूछेगा कि इनके बीच की दूरी क्या है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है, ये इसको हेलिक्स कहते हैं। और जो सिंगल लेंथ यानी कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका, वो 34 एंगस्ट्रॉम है। इन दोनों के बीच दूरी यानी कि डायमीटर अगर बात करें, जो दो हेलिक्स है उनके जो बीच की दूरी वो 20 एंगस्ट्रॉम है।
ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। और भी चीज़ें हम देखते हैं, यहाँ पे ये जो है क्या है, ये ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड होता है और यहाँ जो है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी इनके बीच जो डबल बॉन्ड से ये जुड़े रहते हैं आपस में और वो जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये सारे पॉइंट जो है इससे संबंधित जो है आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो डीएनए होता है वो जो है किस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो डीएनए जो है हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है, उससे मिलकर के बना होता है। कई बार एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट जो है आपको समझ में आए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट जो इसी से संबंधित है, यानी कि आरएनए की बात कर लेते हैं। आरएनए क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है आरएनए, ठीक है। अभी हमने डीएनए का डिस्कशन किया। आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और जो है एक पॉइंट्स और दिमाग में होने चाहिए कि जो है डीएनए में जो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन आरएनए में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। ये पॉइंट्स जो आपके दिमाग में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये आरएनए में जो है ये एडिनोसिन और ये यूरिल होता है, ठीक है, यूरेसिल, और ये जो है साइटोसिन और ये जो है ग्वानिन होता है, ठीक है। तो अभी हम डीएनए में देखें क्या क्या चीज़ें मिलता है। तो डीएनए की बात करें, डीएनए में जो ATCG होता है और आरएनए में जो है AUCG होता है, ठीक है। क्या चीज़ इसमें कॉमन है, मतलब ये ACG और ACG दोनों में कॉमन है, तो डिफरेंट क्या है, इसमें T है और इसमें E है, U है। तो कई बार यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि डीएनए के कौन सा ऐसा जो है नाइट्रोजनियस जो बेस होता है आरएनए को रिप्लेस करता है, तो T जो है U को रिप्लेस कर देगा, तो वहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर आरएनए में चेंज हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। चूँकि आरएनए जो है क्या है, ये राइबोस होता है, राइबोस जो न्यूक्लिक एसिड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी कि वो जो है वहाँ से जो है प्रोटीन बनाता है, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है। ये सारे पॉइंट्स जो आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इससे संबंधित जो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ पे हो सके। अभी एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ आरएनए की, ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे क्या है टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए में जो है तीन प्रकार के जो है ये इसके टाइप्स हैं, यानी कि एक होता है एमआरएनए, ठीक है, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। दूसरा जो है आरएनए होता है, जिसको जो है राइबोस आरएनए कहते हैं। और तीसरा जो है टीआरएनए होता है, जिसे जो है ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है पॉइंट्स हमने आरएनए, डीएनए और जो है न्यूक्लियस से संबंधित सारे एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया, और हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियोज़ में जो है अभी और भी बहुत सारे सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यदि आप जो है अब तक देख लिए, समझ में आया, तो कमेंट ज़रूर करें, कैसा वीडियोज़ लगा कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।